वर्क पावर एनर्जी की बात हो रही है। वर्क पावर एनर्जी में थोड़ा सा रिकैप करा दूं। हमने देखा था कि जब भी वर्क डन की बात हो तो असली फार्मूला तो ये है कि आप एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करिए। एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करिए। चूंकि बात डी एस की हो रही है इसीलिए लिमिट भी जो है वो एस की ही चलाओगे, इसीलिए S1 से S2 तक इंटीग्रेशन करना। और दूसरी बात यहाँ काम की ये है, इंटीग्रेशन का सीधा मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। नीचे वाले में हमने डिस्प्लेसमेंट रखा है, इसीलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया है वो हमसे वर्क डन देगा, वो हमको वर्क डन देगा। रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसी बात पे एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि चीजें रिकैप हो जाए। एक ग्राफ देता हूँ आपको इस तरीके का, कोई ग्राफ पकड़ लीजिए। इस ग्राफ में कोई ऐसा सिचुएशन और ऐसा कुछ, कुछ डाटा इसमें रख लेते हैं। ये 0, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। नीचे हमने x रखा है, नीचे ये x रखा हुआ है, आराम से समझ लेना। ये x है और ऊपर में मान लो ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20। थोड़ा सा चेंज क्या है समझिएगा। ऊपर में हमने इस बार एक्सीलरेशन रखा और नीचे में x रखा और एक्सीलरेशन वर्सेस x का आपको ग्राफ दे दिया और कहा कि कोई पार्टिकल है जिसका मास है 10 kg। कोई पार्टिकल है जिसका मास है 10 kg, उसका मोशन ऐसे हो रहा है। हमसे पूछा है कि वर्क डन बताओ। अगर पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से, अगर पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 8 मीटर तक अगर पार्टिकल मूव करे तो हमसे पूछा है कि वर्क कितना होगा। हमसे पूछा है वर्क डन ऑन द मास बाय द फोर्स। जो फोर्स लगा होगा, जिसने ये एक्सप्रेशन किया है, उसने कितना वर्क किया, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। सोच के देखिए। गलती नहीं करना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। ऊपर में एक्सीलरेशन है, मतलब ये जो ग्राफ देख रहे हो ये ए एक्स ग्राफ है, ए एक्स ग्राफ है, ये एफ एक्स ग्राफ नहीं है, ए एक्स ग्राफ है। तो अच्छी बात क्या है भाई, मैं तो जानता हूं वर्क का एक ही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। लेकिन मैं एक और बात जानता हूं, जब भी फोर्स लिखा जाएगा उसको मास इंटू एक्सलेशन लिखा जा सकता है। तो मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डी एक्स, बढ़िया है। मास कांस्टेंट होगा, बाहर निकालिए इंटीग्रेशन ए डॉट डी एक्स। और अच्छी बात, और अच्छी बात यहाँ से क्या निकल के आएगी, जीवन में जब भी मैं इंटीग्रेशन देखूंगा, इंटीग्रेशन का सीधा मतलब है एरिया, यानी कि यहाँ पे जो वर्क आएगा वो आएगा मास मल्टीप्लाई बाय एरिया।
इसका एरिया, तो एरिया अंडर ए एक्स कर्व, ए एक्स कर्व का एरिया निकालो और मास से मल्टीप्लाई करो। अब आ जाओ सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पर तो देखो भाई W चाहिए, मास मेरे पास 10 है और एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व ये रहा एरिया, ये ए एक्स कर्व है, भूलना नहीं है, इसका एरिया चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 गुने 20 80, 80 मतलब ये हो गया 800 जूल, 800 जूल। बोलिए ठीक है क्या, बोलो बोलो ठीक है क्या, ठीक है क्या, यस सर, वाई वाई वाई, सही है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हमने जानकारी ले ली, अब इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन है, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी सीखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। बढ़िया बात काइनेटिक एनर्जी के लिए एक एक बात तरीके से सुनना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम जिसको तुम बोलते हो उसी पे बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और आप बार बार किसी भी क्वेश्चन में यही सुनते होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। इसीलिए बात ध्यान से सुनेंगे तभी आप लगा पाएंगे बढ़िया तरीके से। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पे बात। काइनेटिक एनर्जी आप पहचानते हैं कि हम कोई भी टेंशन काइनेटिक एनर्जी में लेते नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जीवन में मोशन के कारण यही एनर्जी आती है और इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जीवन में मोशन के अलावा एक पोजीशन के अकॉर्डिंग भी एनर्जी होती है, लेकिन मोशन के कारण जो एनर्जी आती है दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहली बात, अब जैसे ही मैं एनर्जी की बात करूंगा, आप अगर ओवरऑल तुमसे कोई पूछे एनर्जी की बात तो तुम उसको कह सकते हो ना, मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा नॉन मैकेनिकल। मैं नहीं लिख रहा हूं उसके बारे में, आप जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो बातें आती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और नॉन मैकेनिकल लिख ही दूं क्या, लिख दूं क्या, थोड़ा एनर्जी पे चर्चा कर दूं, थोड़ी सी बात बता देता हूँ। मान लो कभी थ्योरी वोरी पूछ दिया आपसे, आपको आना तो चाहिए कि ये एनर्जी में क्या नाटक होता है। देखिए सही अगर मेरे से पूछो तो एनर्जी को दो पार्ट में बांटते हैं भाई, एनर्जी को दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी, एक कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी और एक को कहते हैं वही नॉन मैकेनिकल। अब इससे कोई फॉर्मूला इसमें आएगा थोड़ी ना, कोई आपसे पूछना नहीं आएगा कि भाई बताओ मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल 5 पेज में इससे लिखो इसके ऊपर, लेकिन पता तो चले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो लोग आते हैं, एक आता है काइनेटिक और एक आता है पोटेंशियल। काइनेटिक मोशन के कारण, पोटेंशियल पोजीशन के कारण, आप जानते हैं। नॉन मैकेनिकल के अंदर आते हैं कुछ लोग, जैसे एक तो तुम अभी पढ़ रहे हो जिसका नाम है थर्मल एनर्जी, एक तो थर्मल एनर्जी, दूसरा तुम कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब तीसरा तीसरा तुम यहां से कह सकते हो जो लाइट की एनर्जी पढ़ते हो, लाइट वाली एनर्जी। और
एक और अपने सिलेबस में है, आप उसको पहचानते होंगे, साउंड वाली एनर्जी, साउंड एनर्जी। ये सारे नॉन मैकेनिकल हैं, नॉन मैकेनिकल हैं। अपने को मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल दोनों अपने सिलेबस में है। अब आपको देखो, मैंने जो नीचे नॉन मैकेनिकल लिखा है, जिसमें से थर्मल एनर्जी पढ़ते ही हो तुम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही पढ़ते हो, लाइट साउंड दोनों पढ़ना है। यानी कि अपने को सारी एनर्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एनर्जी बड़ा सुंदर है, ये ज्यादा टेंशन देता नहीं अपने को। कैसे नहीं देता, देखिए एनर्जी सबसे पहली बात है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर है। अब स्केलर है, अब इसकी यूनिट कई सारी होती है भाई। अगर मैं इसके यूनिट पे चर्चा करूं तो बहुत सारी यूनिट इसकी लिखी जाती है, परंतु ऐसा यूनिट को आप पहचानते हो, उसको बोलते हैं जूल। इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको। अब कुछ यूनिट फेमस है इसके अलावा, जूल के अलावा भी। एक तो ERG से लिखा जाता है, अर्ग। अब एक लिखा जाता है इसका किलोवाट आवर, ये भी एनर्जी की यूनिट है। एक लिखा जाता है इसमें कैलोरी, ये भी एनर्जी की यूनिट है। एक लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी की यूनिट है। ये सब की सब एनर्जी की यूनिट है, परंतु जूल ऐसा यूनिट है, जूल ऐसा यूनिट है। जानकारी ले रहे हैं बेसिक। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितनी एनर्जी होती है, कोई पूछे तो तुम तुरंत बोल देते हो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मेरे से पूछोगे एनर्जी, तो मैं कहूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये याद होना चाहिए, ये कोई नहीं बता रहा एग्जाम में। अब ये जो चर्चा है काइनेटिक एनर्जी की, ये एनर्जी बहुत बढ़िया है। ये कहा कि भाई देख, मोशन के कारण जो एनर्जी आएगी वो मेरे हिस्से है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन। और अभी तुम पढ़ रहे हो गैस के बारे में, गैस को चूंकि मोशन पसंद है, तो गैस के पास काइनेटिक एनर्जी भर भर के होती है। जितने स्टाइल से मोशन करेगा उतने स्टाइल से काइनेटिक एनर्जी होगी। हम काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला अच्छी तरीके से जानते हैं, 12mv²। इसमें कहीं से किसी को कोई संदेह नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब चूंकि वेलोसिटी स्क्वायर के फॉर्म में आता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखना मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज है, समझना। जितने भी तुम मैकेनिकल एनर्जी देख रहे हो, या फिर या तो काइनेटिक देखो या पोटेंशियल देखो, उसमें मास जरूर आता है। तो मैकेनिकल एनर्जी का, मैकेनिकल का मतलब ही होता है मास रिलेटेड प्रॉपर्टी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने सुना होगा, मास रिलेटेड बातें होती हैं। पूरा का पूरा मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो। मतलब फिजिक्स की जो नब्ज है, मैकेनिक्स, जहां आपका प्राण निकलता है, रोटेशन, थर्मो, दुनिया जहान, सब ये सब बढ़िया आना चाहिए आपको, तभी आप मैकेनिक्स बढ़िया समझते हैं। पूरी मैथ्स चलती है, पूरी मैथ्स चलती है। अब देखिए, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे आज का हमारा पूरा कंसंट्रेशन ही काइनेटिक एनर्जी पर है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होना है, ये बात फिक्स है, हमेशा पॉजिटिव होना है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब मान लो अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी रेस्ट पे है, तो कहने वाली बात ही नहीं है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कोई पूछे तो जीरो होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और जीरो तो पॉसिबल है, लेकिन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या क्या बात हो गई समझ लो। काइनेटिक एनर्जी, कोई कहे पॉजिटिव तो जवाब है यस, कोई कहे जीरो तो जवाब है यस, कोई कहे निगेटिव तो जवाब है नो। निगेटिव नहीं हो सकता भाई। अच्छा, और क्या क्या समझ सकते हैं, और क्या क्या समझ सकते हैं, इसको थोड़ा मोमेंटम के साथ रिलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ रिलेट करें। ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। आराम से दिखाता हूं, देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पे बात। क्या होने वाला है गौर से देखेंगे, बात समझते रहना, देखते रहना। आज बढ़िया समझ में आएगा तभी न्यूमेरिकल में पहुंच पाओगे, नहीं तो मैकेनिक्स अब अपने पीक पे है, आप परेशान हो जाओगे। काइनेमेटिक्स
अब जो उसका जो ठीक है, जिसका जैसा रहता है आप उस पर प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वर्क एनर्जी पावर से, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन इतना मजबूत है ना, तो तुम फिजिक्स जीना सीख लोगे। आ जाओ समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाफ। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऊपर नीचा इसमें m से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर नीचा। तो ऊपर का बन जाएगा m², समझना ध्यान से, नीचे बन जाएगा m, और ये तो हमारा v² है ही सही। मैंने क्या किया, ऊपर नीचा m से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचा m से मल्टीप्लाई किया। अच्छा ठीक है भाई, ये बन गया। अब देखना एक टर्म अपन पहचानते हैं मोमेंटम को, क्या होता है वो, टोटल मोशन, मास इनटू वेलोसिटी। मैंने इसकी चर्चा न्यूटन्स लॉ में कर ली थी। तो m² v² को p² लिख सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी को माना मैंने लिख दिया k, तो k बराबर 1/2 p², और नीचे आ गया m। ये आ गया हमारा आराम से। k इक्वल्स टू, यहाँ से अब क्या लिख सकते हो, k इक्वल्स टू p²/2m। मैं जानता हूं ये आप याद करके रखते हैं, और रखना भी चाहिए, फायदा है, रखना भी चाहिए, फायदा है। k इक्वल्स टू p²/2m। अच्छा इसी को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, देखना p² को लिखोगे तो 2km लिखोगे, तो p इक्वल्स टू √2mk। ये देखना, ये फायदा है। ये k कौन है, इसी काइनेटिक एनर्जी को मैंने k लिखा है, काइनेटिक एनर्जी को k लिखा है। तो p इक्वल्स टू √2mk। अच्छी बात है। यहां इतना लिखते ही मन में दो बातें आती हैं, परसेंटेज चेंज वाले सवाल। यहां से परसेंटेज चेंज वाले सवाल पूछे जाते हैं, परसेंटेज चेंज वाले सवाल, परसेंटेज चेंज वाले सवाल। भाई यहां दो बातें होंगी, एक बार स्मॉल चेंज की बात, एक बार स्मॉल चेंज की बात। हम कुछ दिन पहले चेंज वाले सवाल कर रहे थे, कुछ दिन पहले चेंज वाले सवाल कर रहे थे। एक बार उसको रिकैप करा दूं। अगर मेरे पास कोई रिलेशन है, x इक्वल्स टू a² इंटू b³, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, और हमसे कहे कि आप तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 लिख के बताओ। सोचो डेल्टा x क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन x लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a, आप जानते हो। अब ये देखो पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b। अरे पहले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, 1 2 3 4 5 दिन पहले, ये वाला स्टाइल, स्मॉल चेंज को डील करने का तरीका, ये मैंने आपको एक रिकैप करा दिया। अब यहां देखना, यहां देखना, चूंकि तुम्हारे पास रिलेशन है, तो चूंकि तुम्हारे पास रिलेशन है, हमने ये सीखा है k इक्वल्स टू p²/2m। यहां से कहा जा सकता है k प्रोपोर्शनल p का स्क्वायर। सोचो सोचो, अगर मेरे से यहां से पूछा जाए डेल्टा k/2k, तो 2 टाइम्स डेल्टा p अपॉन p लिखा जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम जस्ट करके आए हैं, जस्ट करके आए हैं। और अब सुनो, मेरे पास एक दूसरा स्टाइल भी है। अगर अभी पहले तो ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन k इक्वल्स टू p²/2m। अगर चेंज 5% से ज्यादा हो, फॉर चेंज मोर देन 5%, ज्यादा चेंज हो, तब आप जानते हो बेसिक तरीका लगाया जाता है, k प्रोपोर्शनल p²। लेकिन अब क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा k1/k2 इक्वल्स टू p1/p2 और इसका स्क्वायर। दोनों की आपको प्रैक्टिस है, दोनों की आपको प्रैक्टिस है। आप इस पे आराम से डील कर सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, आराम से जिंदगी आसान। इस पे क्यों ना एक दो क्वेश्चन दूं तो आपको अच्छा लगे।
आपको अच्छा लगे। फटाक से कीजिएगा, फटाक से कीजिएगा। करना। सर काइनेटिक को m के प्रोपोर्शनल क्यों नहीं किया? प्रोपोर्शनल में जो कांस्टेंट होता है ना उसको सोचना नहीं होता, क्योंकि वो तो दोनों में आएगा। मास अगर 5 kg है तो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए प्रोपोर्शनलिटी में जो चीज वेरिएबल है उसके साथ रिलेट किया जाता है, क्योंकि काटने पीटने में वही काम आएगा। कांस्टेंट को हटा दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अच्छा मुझे याद दिलाओ, हमने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, परसेंटेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस चैप्टर में किया था? अभी हाल फिलहाल किया है? चैप्टर याद दिलाओ मुझे। करंट में, थर्मल में, थर्मल में किया होगा, थर्मल में किया होगा। एक्सपेंशन, हाँ ठीक है, लाइन पे हैं आप लोग। आइए, 2% चेंज, 2% चेंज देखते ही मन खुश होना चाहिए कि अरे यहाँ तो टेक्निक लग जाएगी कि डेल्टा के अपॉन के इंटू 100% निकालना होगा। तो 2 टाइम्स डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब देखना, इसने कहा है मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, मतलब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये मुझे दिया हुआ है 2%। ये गिवन है, ये गिवन है। अच्छा तो ये क्या है भाई? यही तो इसने पूछा है, ये पूछा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आ गई ना 4%। 4% एक लाइन में, एक लाइन में। अब ये देख लो, ये कहा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ाया, 300% बढ़ाया। मैंने सिखा रखा है, मैंने सिखा रखा है इसका तरीका भी। मैंने कहा है कि सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू को ही 100 मान लो, और तुरंत काइनेटिक की फाइनल वैल्यू को 300% बढ़ाए हो तो जोड़ दो, अपने आप ये 400 बन जाएगा, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। और तुम यहां जानते हो कि अगर तुमने K1 अपॉन K2 किया तो यहाँ पे लिखाएगा P1 अपॉन P2 का स्क्वायर। यही तो बात है। तो तुम कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ कि तुमको किसी तरीके से P1 अपॉन P2 मिले। अच्छा इसका दूसरा स्टाइल भी तो है, कोई अगर मुझे K2 अपॉन K1 बता दे तो मैं उसको कहूंगा P2 अपॉन P1 और इसका कह दूंगा स्क्वायर, इसका कह दूंगा स्क्वायर। मैंने कहा था K2 अपॉन Q1 वाले स्टाइल में इसको प्रेफर करना, इसको प्रेफर करना। तो देखो आराम से हमने क्या सीखा, के प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर वाले स्टाइल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ फिर से समझो, हम जानते हैं K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 इसका स्क्वायर। K2 याद करिए 400, 400 ये हो गया 400, नीचे कितना 100
इक्वल्स टू, आराम से समझो, ये रहा P2, ये P1 और इसका स्क्वायर। यहां से समझिए P2 अपॉन P1 की वैल्यू आप देखिए ये 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, आराम से देख लीजिए, ये वैल्यू 2 आ जाएगी, 4 आएगा उसका रूट लीजिएगा 2 आ जाएगी। अच्छा, क्या फायदा हुआ, मुझे P2 अपॉन P1 मिल चुका है, P2 अपॉन P1 मिल चुका है, P2 अपॉन P1 मिल चुका है। ध्यान से समझना, P2 अपॉन P1 बराबर कितना है 2। अब एक ही तरीका शॉर्टकट, दोनों तरफ एक घटाओ, घटाया, इधर भी इधर भी। अब मैंने तरीका बोला था एक घटाओ, ठीक है घटा दिया। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज की बात हो जाएगी डायरेक्ट, 100 से मल्टीप्लाई किया। ये जो टर्म है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ये लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। मजे की बात यह है यही हमसे पूछा गया है। आंसर कितना आ गया ये देख लीजिए, अपने आप आंसर आ गया 100%, 100% अपने आप आंसर आ गया। मैंने बिल्कुल तेज किया है एकदम से, क्योंकि आपको ये जादू स्टेप पहले से पता था, इसलिए काम आज आसान हो गया, नहीं तो फिर यहाँ सिखाना पड़ता, यहाँ सिखाना पड़ता। ये काम जल्दी करने वाला काम समझ में आ गया क्या? ये 50% कौन लिखा है भाई? ये स्टेप समझ में किस किस को नहीं आया, नहीं आया, वो खुद को दो चार गाली देते हुए प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। अभी कुछ दिन पहले इसको किया है, नहीं समझ में आया आप आराम से बता सकते हैं, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज बताइए, समझ में आ गया तो वाई टाइप करिए। ठीक है, चलिए। तो परसेंटेज वाले सवाल और कराऊं या आगे बढ़ूं? और कराऊं, ऐसे ही इसी में खेलें टाइम पास बढ़िया। 200 बढ़ा लेते हैं, फिर 300 बढ़ा लेंगे, फिर 400 बढ़ा लेंगे। ऐसी सवाल तो हजारों बन सकते हैं, बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, मजा आ जाएगा। देखिए ये सवाल करिए तो जरा। करेक्ट, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी of a particle of mass 2 kg moving with velocity 6 I cap minus 8 j cap। ये कहानी है। क्या सोच सकते हैं अपन कि भाई मुझे तो बताया गया है कि हाफ mv² जो होता है इसको काइनेटिक एनर्जी कही जाती है, ये हमसे बताया गया, चलो भाई मान लिया। अब यहाँ जो ये v होता है ये कौन है? ये सही मायने में v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, सही मायने में v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में v वेक्टर दे रखा है और वो है 6 I कैप और -8 j कैप। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ये भी आप समझते हैं, √6 का स्क्वायर 36 प्लस -8 उधर स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा 64। फिर से बता दूं, 6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर किया 30, ये 64, और जब इसका रूट लिए तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। बढ़िया बात है। अब ठीक है भाई, इसके बाद ये सोच लिया, इसके बाद ये सोच लिया, और इसके बाद ये सोच लिया तो बात बन गई। सोच के देखो, सोच के देखो, अब करो इसको।
बताओ। बोलो। अब मामला खुश करने वाला है। कितना आ गया? हाफ। उसके बाद से मास टू वेलोसिटी 10 स्क्वायर आंसर। ठीक है। अब क्या करना चाहता हूं मैं, मेरी बात को अब जरा ध्यान से तुम समझना। एक हेडिंग डाल रहा हूं जो इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत हेडिंग है, सबसे खूबसूरत हेडिंग है, और इसी के लिए चैप्टर जाना जाता है। सारी कहानी इसी के ऊपर चलती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। बिल्कुल मन शांत करके, खोपड़ी खोल के, आराम से यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनो। वर्क एनर्जी थ्योरम में तुमको क्या समझना चाहिए? सबसे पहले इसको बोलने का तरीका। सबसे पहले इसको बोल, जहां भी हो वहां मेरे साथ साथ बोलोगे। बोलो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो दो बार, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितने भी फोर्स इन्वॉल्व हैं सबका अलग अलग वर्क डन लिखना होगा, उनको ऐड करना होगा और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करना होगा। जितने भी फोर्स इन्वॉल्व हैं सबको ऐड करना होगा, उनके काइनेटिक एनर्जी को। तब तब जाके सोचना पड़ेगा, एक एक फोर्स जो इन्वॉल्व है सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, तब बात समझ में आएगी। पहले तो लिखना शुरू करते हैं, पहले तो लिखना शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा एक सेंटेंस कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कैसे लिखा मैंने? डब्ल्यू ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के ई, डब्ल्यू ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के ई। जितने फोर्स हैं, जितने फोर्स हैं सबके कारण जो वर्क डन हुआ है सबको जोड़िए और उसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कीजिए। जितने फोर्स हैं सबके वर्क डन को जोड़ के तब काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कीजिए। इसको मैं अभी बस बात को लिख के न्यूमेरिकली समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले इस पे एक क्वेश्चन लेके आते हैं, एक क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपको समझाएगा कि कैसे काम करना है। एक क्वेश्चन लेके आते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको पच जाएगा। ये देखिए, ये देखिए सवाल। ये देखिए, करिए जरा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। आज का टारगेट क्या है समझना, वर्क एनर्जी थ्योरम सीखना है। एक काम करो, ये सवाल बस तुम पढ़ो, करूंगा मैं। ये सवाल बस तुम पढ़ो, करूंगा मैं, इसको मैं करूंगा। आप मेहनत मत कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा। बढ़िया। एक बार एक एक लाइन क्वेश्चन की पढ़ लो और डायग्राम बना लो बस मेरे साथ। एक एक लाइन क्वेश्चन की पढ़ के बस डायग्राम बना लो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। और अब वर्क एनर्जी अपने पीक पे आ गया, अब इसमें न्यूमेरिकल चलेगा, अब इसमें न्यूमेरिकल चलेगा। चलो
उम्मीद करते हैं सबने पढ़ लिया, बढ़िया है। अब मेरी बात सुनिए दोस्तों, कह रहा है कि इसमें एक ब्लॉक है, समझना, एक ब्लॉक है जिसको शुरुआत के दिनों में 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी गई, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी गई। और मजे से देखिए, इसको जब 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वहां से दी गई, उसके बाद से वो स्मूथ सरफेस पे है, स्मूथ सरफेस पे है। एक एक चीज काम की है, सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, कोई लॉस नहीं होगा। और तुमको बताऊं, कोई ये जो है ना, ये फॉर्मूला, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये कब लगता है? देख भाई, अगर फ्रिक्शन आया तब भी टेंशन मत लो, और फ्रिक्शन नहीं है तब भी टेंशन मत लो। फ्रिक्शन है तब भी लगेगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन अगर नहीं है तब भी लगेगा। ये जो मैं जो आज बोलूंगा वो अगली क्लास के बाद पूरा समझ में आएगा कि यार फ्रिक्शन होने से भी यहाँ टेंशन नहीं है, ये हमेशा लग सकता है। लेकिन इसी का एक, इसी से निकला हुआ इसी का एक बेटा है, इसके बेटे को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेटा छोटा है, ये जैसे ही फ्रिक्शन देखता है ये डर के भाग जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रिक्शन देख के भाग जाता है, वहां वहां फेल हो जाता है। लेकिन ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये हर जगह लगता है, फ्रिक्शन हो तब भी लगेगा और फ्रिक्शन नहीं हो तब भी लगेगा। यानी कि फ्रिक्शन देख के डरने का यहाँ कोई केस ही नहीं है। अब देखिए, अभी तो क्वेश्चन आसान है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका, हमारा एक ही टारगेट है आज, हमारा एक ही टारगेट है, डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के ई सोचना आना चाहिए, सोचने आना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करना आज का टारगेट नहीं है, फिर खूब सारे सवाल मिलेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो भैया, 30 मीटर पर सेकेंड से मैं ऑब्जेक्ट को वहां पे रख रहा हूं, ईमानदारी से कोई भी सोचे तो कहेगा कि पहले तो इसके नीचे एक फोर्स लगेगा mg, जिसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, और ये सरफेस बढ़िया है, मस्त है, स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन का कोई सवाल है ही नहीं। और बॉडी बॉडी जाते जाते ए से चलते चलते बी पे पहुंच गई है, तो इस बी पे पहुंचने के समय जो बॉडी की वेलोसिटी हुई है, ये हुई है कितनी, ये हमसे पूछा गया है। चलो सही है, समझ गए। एक अच्छी बात देखो, यहां से वहां जाने में इसको हाइट में कितना अंतर आया, ईमानदारी से सोच के देखो तो तुम कहोगे इतनी मेहनत जो इसने करी है ना, तो इसके हाइट में जो अंतर आया है, इसके हाइट में जो अंतर आया है, वो अंतर है, वो अंतर है 15 मीटर का। ये देख, ये अंतर है 15 मीटर का, 15 मीटर का अंतर आ गया इसके हाइट में। ये बात फील कर पा रहे हो क्या कि इसके हाइट में 15 मीटर का अंतर आया। 20 मीटर से 20 मीटर से चलना शुरू किया, 35 मीटर पे पहुंच गया, 15 मीटर का अंतर आ गया। ठीक है, यहां तो बात ठीक है। अब देखना मेरा थॉट क्या है, मैं कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को सीखता हूं, मेरा थॉट क्या है, थॉट क्या है, बिल्कुल आज सुनने का है। थॉट नंबर 1, देखो, सर्च करो, फाइंड करो, फाइंड आउट, फाइंड आउट कितने फोर्सेस इन्वॉल्व है। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व्ड, कितने फोर्सेस इन्वॉल्व हैं ये फाइंड आउट करो। अब सुनो, अब सुनो, हर फोर्स का वर्क लिखो और ऐड करो, ऐड करो एंड इक्वल करो, किसके, किसके, डेल्टा के ई के। यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक है। तो भाई अब देखो वापस, डब्ल्यू ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के ई, सीख लो बात। डब्ल्यू ऑल, अरे भैया कितने फोर्स हो रहे हैं, अरे भाई साहब एक तो ग्रेविटी, चल ठीक है भाई, अरे टच होके चल रहा है, नॉर्मल भी तो लगेगा, हर जगह लगेगा नॉर्मल, टच होके चल रहा है तब भी नॉर्मल लगेगा, सोच के देख। तो डब्ल्यू नॉर्मल इक्वल्स टू डेल्टा के,
काइनेटिक की फाइनल माइनस काइनेटिक की इनिशियल। बढ़िया बात। डब्ल्यू जी, अरे मैं डायरेक्ट सीख के आया हूं, वर्क डन का ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन होता है वो क्या होता है समझना। ग्रेविटी के कारण वर्क डन, अगर कोई भूल गया हो तो प्लस माइनस एम जी, याद दिला दूं क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना हो तो प्लस माइनस एम जी इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भूल गया है तो याद दिला दूं, ये एक बार याद कर लो। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस माइनस एम जी इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अरे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, एम जी कहाँ लगा है? नीचे। इस क्वेश्चन की खासियत देखिए, एम जी नीचे है। डिस्प्लेसमेंट देखो भैया, 20 मीटर की हाइट से 35 मीटर के हाइट पे चले गए, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एम जी नीचे है। इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन बाय जी जो होगा निगेटिव होगा। देख ले भाई, माइनस का एम जी इंटू 15 लिखना पड़ेगा। आराम से देखता रहे। प्लस प्लस अगली लड़ाई, नॉर्मल के कारण वर्क डन। अरे भैया कहीं भी देखो, कहीं भी देखो, मैंने कहा था बॉडी अगर सरफेस को छू के चले तो कहीं भी बॉडी को रख दो, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगेगा और बॉडी की टेंडेंसी आगे जाने की है दोस्तों, तो एंगल हमेशा 90 ही रहेगा और वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा 0 ही रहेगा। वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा 0 ही रहेगा। तो ये वर्क डन बाय नॉर्मल यहां लिख रहा हूं, कितना? 0। ये बराबर होगा किसके? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। भाई साहब फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझे पता करना है कि यहाँ पे जब पार्टिकल आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैंने माना वहां की वेलोसिटी v है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अरे मजे से देखो, बॉडी की शुरुआत के दिनों में वेलोसिटी कितनी है? ये है 30 मीटर पर सेकेंड। फटाक से लिख दो, फटाक से लिख दो, कितनी? तो हाफ एम, हाफ एम 30 का स्क्वायर। बढ़िया बात भाई। एम तीनों जगह आ गया, एम हटा दो, ये एम खत्म, एम खत्म। अब देखो मजे से, ये 15 जी मतलब माइनस का 150 इक्वल्स टू 1/2, 1/2 वी स्क्वायर माइनस 900। अच्छा देखना, ये 1/2 150 ये बन गया 300। अगले स्लाइड में लिख देता हूं, यहां से आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 300 इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस का 900, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 600 और v की वैल्यू 10√6, 10√6। ये बात समझिए, ये बात समझिए, ये ऐसे निकालना सीख रहे हैं। ऐसे सच तो ये है कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं था, स्मूथ था, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगता। कुछ लोग उससे लगा के जल्दी आंसर ला सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट अभी उसको सीखना है ही नहीं। मैं तो जानता हूं वो तो बेटा है, वो तो फेल होने वाला है, वो फेल हो जाएगा, वो बिल्कुल फेल होगा, फ्रिक्शन आएगा तो फेल हो जाएगा। तो आधा अधूरा सीखने का मतलब नहीं है। अच्छा देखना, इस सवाल को, हाँ मैं मानता हूं ये सवाल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से फास्ट हो जाएगा, वो तो सिखाई दूंगा, लेकिन अभी तो वो सिचुएशन सीखो ना जो कभी फेल नहीं होता है। बताओ, ये लगाना सीखे क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सीखे क्या? आंसर नहीं मैटर कर रहा, ये बताइए लगाना सीखे वर्क एनर्जी थ्योरम? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। वाई? सबका जवाब नहीं आ रहा भाई, ऐसे तो नहीं मम्मी को बिठा के सो गया। हाँ आया आया आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कल से नहा धो के बैठना, तो कैमरा ऑन करवाऊंगा। ओ कल तो सैटरडे है, कल तो क्लास नहीं है। वाह, कल टेस्ट आपका होगा, कल ही टेस्ट होगा, कल ही टेस्ट होगा, कल ही टेस्ट होगा।
सैटरडे के दिन कोई बढ़िया प्लान करना चाहते हो, क्या करूं कि तुम्हारा सैटरडे अच्छे से बीते, खुश मन से बीते। सैटरडे के दिन तुमको रात में मैं छुट्टी देना चाहता हूँ और दिन की क्लास में टेस्ट रख देना चाहता हूँ, ताकि आप जीवन जिए, क्योंकि संडे वनडे को आप कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में होते हैं, संडे को आपका टेस्ट होता है, आपको संडे को उस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए रात को समय मिल जाए। आजादी देना चाहता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाओ अच्छा है। आइए सीखते हैं। अब मैं क्या करूंगा सैटरडे की रात को, अब ये मत समझना मैं डीजे में जाऊंगा, मैं सैटरडे की रात को आपको पूरे सैटरडे क्या पढ़ाया है उस वीक में, उसकी पूरी एनालिसिस करूंगा, देखूंगा किस बच्चे की क्या स्थिति है, किसने क्या परफॉर्मेंस किया, उसके अकॉर्डिंग डाटा तैयार करूंगा, और जिसके जिसके जरूरत पड़ेगी उसको कॉल करूंगा, उससे बात करूंगा, जिसको गाली देनी होगी गाली दूंगा, और जिसके साथ जैसा व्यवहार करना होगा वैसा करूंगा, जैसी बीमारी वैसा इलाज। आइए अगले सवाल की तरफ जाते हैं, और अगले सवाल को क्या करोगे समझना, अगले सवाल को तुम सॉल्व करना। कैसे करना, एकदम से उसी स्टाइल में देखना जो मैंने सिखाया है, सर्च करना है कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हर फोर्स के कारण वर्क डन लिखना है, हर फोर्स के कारण वर्क डन लिखना है, और उसको अलग अलग लिख के जोड़ के तब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करके घटाना है, तब आएगा मजा, तब आएगा मजा। ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे ही सीखेंगे। करिए, ये देखिए एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है अपवर्ड 30 मीटर पर सेकेंड से। इफ इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर की मैक्सिमम हाइट गेन करता है, मजा आ गया। फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, तरीका वही रखना है जो मैंने बताया, फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के कारण वर्क डन। ठीक है सर, कैसे करें, बिल्कुल सही करें, आप जीनियस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा इसको जूम कर दिया, मैं भी करता हूं, आप भी करिए, फिर मिलाओ। देखो क्या हुआ इसके साथ, क्या हुआ इसके साथ, एक पार्टिकल है जिसका वजन है 2 kg, ये 2 kg का पार्टिकल है, 2 kg का पार्टिकल है। इस 2 kg के पार्टिकल को, अब इस 2 kg के पार्टिकल को ऊपर फेंका, किससे, 30 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो ये बी पे पहुंच गया, मजे की बात है कि जब ये बी पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बी पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब ये ए पे होगा दोस्तों, तब देखिए इस पे लगने वाले फोर्स की स्थिति, नीचे क्या लगेगा इसका, नीचे इसका लगेगा mg, कोई टेंशन नहीं है, नीचे mg लगेगा। अब आराम से देखना, हमने तो एक ही काम करना है भाई, हमने तो एक ही काम करना है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब की बार एयर रेजिस्टेंस लेना है, एयर यूज में लेना है, इसने कहा है एयर यूज में लो। तो देखो भैया कौन कौन से फोर्स यूज में आ रहे हैं, एक तो ग्रेविटी, हवा में जाएगा ग्रेविटी, नीचे रहेगा तो भी ग्रेविटी, ग्रेविटी तो है ही सही, प्लस एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, दोनों मिलेंगे, दोनों का काम मिलेगा, दोनों के वर्क डन मिलेंगे, तब काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिखा जाएगा। तो हाफ m, और तब लिखा जाएगा v की जो फाइनल वैल्यू है उसका स्क्वायर, और v की इनिशियल वैल्यू है उसका स्क्वायर। ईमानदारी से देखिए, इसने कहा था कि मैं मैक्सिमम हाइट पे भेज रहा हूं, तो जहां ये मैक्सिमम हाइट पे भेजा ये वाला, यही इसकी फाइनल सिचुएशन है, और यहां से शुरू हो रहा था तो ये इसके लिए इनिशियल सिचुएशन है। तो बस हो गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी, अरे मजा आ गया। देखो देखो देखो, ग्रेविटी, ग्रेविटी की खासियत देखो, ग्रेविटी की खासियत देखो, ग्रेविटी बोले तो मैं एमजी की बात करना चाहता हूँ, ये एमजी की बात देखो, एमजी तो पूरी जिंदगी नीचे ही लगता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है ऊपर,
अब किसी को कोई शर्म नहीं आएगी, यहाँ जब वर्क डन बाय mg लिखा जाएगा तो वो निगेटिव लिखा जाएगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्क डन बाय g, तो क्या हो गया, माइनस का mg कितना ऊंचा गया, तो क्वेश्चन ने कहा भाई साहब 40 मीटर जा रहा हूं, तो बस यहां लिख दो 40। अब आ जाओ प्लस एयर रेजिस्टेंस, यही पूछा है तो इसको तो एज इट इज छोड़ दीजिए, बराबर हाफ। मास इसका कितना है, मास है इसका 2 kg का है। वी फाइनल, भाई साहब फाइनली तो वो जाके रुकेगा ना, मैक्सिमम हाइट की बात है तो वी फाइनल 0 है, ये तुमने 0 माइनस वी इनिशियल, भाई साहब 30 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया था, ये लो भैया, ये लो भैया, अब डाल दो माइनस का 2 जी, चलो आज 10 ले लेते हैं, और ये रहा 40। अब वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखना इक्वल्स टू 2 से 2 खत्म, उधर बच गया माइनस का 900, माइनस का 900। मेरा टारगेट इसको फाइंड करना है, तो डब्ल्यू एयर ये देखो भैया 40 गुने 10 400 और 2 माइनस का 800। अब देखना ईमानदारी से, डब्ल्यू एयर की जो बात आ गई, ये 900 उधर जाके प्लस होके माइनस का 100 जूल आएगा। साइन मैटर करता है, साइन मैटर करता है। एयर रेजिस्टेंस के कारण वर्क डन निगेटिव आया, एयर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। एक इतनी अच्छी बात समझ में आई, एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन को अपोज करता है, कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, समझिए। एयर रेजिस्टेंस का एक ही नियम है, एयर रेजिस्टेंस का एक ही नियम है, मोशन को अपोज करो, मोशन को अपोज करो। सोचो सोचो सोचो, तुम अगर इस तरफ दौड़ते हुए जाओगे, उसी समय एक बार इस तरफ दौड़ो, तुम्हारे बाल इधर लहराएंगे, थोड़ी देर के बाद तुम सोचो अच्छा अब मैं इधर से दौड़ूंगा, अब तुम यहाँ आ जाओ और बस इधर दौड़ने लगो, इधर दौड़ने लगो तो बाल ऐसे लहराएंगे, सोच के देख। इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस हमारे मोशन को अपोज करेगा। और समझना, और समझना, जब वर्क डन निगेटिव आए, समझ जाओ, जब वर्क डन निगेटिव आए, इसका मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। वर्क डन निगेटिव आने का मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। ये बात धीरे 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 बढ़िया आपको समझ में आएगी, कहीं से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो एक सवाल और देता हूं, एक सवाल और देता हूं। हाँ ये बढ़िया सवाल है, देखिए देखिए देखिए। ये लो भैया, ये करो, ये करो।
क्या रहा है भैया -100। सर सिलेबस क्या होगा? सिलेबस, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं कर रहा तो सिलेबस पूछती है। सिलेबस नहीं क्वेश्चन करो भाई। -100। चलो आओ देखो, ये सवाल बढ़िया था इसलिए मैं रुका कि आपने इसमें सोचा है, क्या सब सोचा। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। देखिए क्या, शार्प नाइफ को रिलीज किया गया है किसी हाइट h से एंड देन इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर एंटरिंग द ग्राउंड टू अ डेप्थ x। नीचे कोई ग्राउंड है, हो सकता है सैंड रहा हो, कुछ भी रहा हो, अब उसके अंदर x और घुस गया हो, तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय ग्राउंड टू नाइफ। ठीक है भाई, पढ़ लिया, हटाओ, इधर आओ, इधर आओ। अब इसको समझते हैं, अब इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए जूम कर दिया थोड़ा बढ़िया दिखे। भाई साहब वहां से थ्रो किया सबसे ऊंचाई से, ठीक है भाई। अब तुमने यहां से थ्रो किया है, चलो भाई, थ्रो नहीं ड्रॉप, तो वी इनिशियल कितना हो गया? 0। क्यों किया? रिलीज किया। सेंटेंस समझिए, इसने कहा कि मैंने यहां से इसको रिलीज किया है। रिलीज किया मतलब वी इनिशियल 0। भाई रिलीज करोगे तब भी एक फोर्स जो पूरे जीवन लगेगा वो तो mg है, और वो mg तो लगेगा ही लगेगा, mg तो लगेगा ही लगेगा, और वो आजीवन लगेगा। बॉडी हवा में है तब भी, जमीन में है तब भी mg तो लगता ही है। अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ के सिचुएशन की बात कर लूं, जहां पे आके नाइफ मेरा रुक ही गया, फिर से समझना। अब ये अंदर में मान लो ये सैंड होता, इस सैंड के अंदर नाइफ थोड़ा पेनिट्रेट करके यहाँ पे आके, और नाइफ यहाँ आके अगर रुक गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिर से इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और भाई साहब इनिशियल तो 0 थी ही सही, तो मेरा मेरा इनिशियल सिचुएशन में इसको मान लेता हूं। देख, इनिशियल मैंने इसको मान लिया, और फाइनल इसको न मान के फाइनल डायरेक्ट इसको मान लेता हूं, जहां पे मैं वापस से रुक गया। तो पूरी हाइट जो मुझे सोचनी है, पूरी हाइट जो मुझे सोचनी है, वो हाइट मुझे सोचनी है h प्लस एक्स। ये रहा h और उसके बाद x, मतलब मैं तो यहां से लेके यहां तक की सोचूंगा, और तब मेरे लिए हाइट का काम करेगा h प्लस एक्स। ये तो बेसिक मैंने बात यहां से सोची। अब चलो सोल्यूशन सोल्यूशन खेलते हैं। मेरे पास तो एक ही उपाय है कि जितने भी फोर्स होते हैं सब मिलके काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं। सबका काम W ऑल बराबर डेल्टा के, जितने भी फोर्स इन्वॉल्व होंगे सब काम करेगा, सारे के काम को जोड़ो और काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल कर दो। अब देखना मजे से, मुझे चाहिए W ऑल डेल्टा के ई हाफ m बाहर, मजे से V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर, मन खुश। भाई कितने फोर्स काम में आ रहे हैं, आराम से सोचो। इसमें से तो एक तो ये ग्रेविटी, और दूसरा ये जो रेजिस्टेंस फोर्स कह रहा था, पूरा नाम लिख देते हैं, ये कह रहा था रेजिस्टेंस फोर्स। मजे की बात तो ये है ना कि ये जो रेजिस्टेंस फोर्स जिसकी ये हल्ला कर रहा है, जिसकी ये बात कर रहा है, वो रेजिस्टेंस फोर्स इतने ही दूर में लगेगा, इतने ही दूर में, जितने दूर में उसने पेनिट्रेट कर दिया उतने ही दूर में रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। लेकिन mg की जो बात है ये पूरा लगेगा h प्लस एक्स में, रेजिस्टेंस फोर्स सिर्फ x में। और देखना मजे से, ये दोनों मिलके इस काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे। आते हैं उस पे, कितना चेंज होगा उस पे आते हैं। अब जरा देखना, वर्क डन बाय ग्रेविटी के हिस्से में कौन कौन सी बात, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस माइनस mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। आज के दिन mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे,
mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वर्क डन बाय ग्रेविटी 100% गारंटी है पॉजिटिव होगा, और प्लस के साथ mg हाइट लेनी होती है, देखो h प्लस x तक लगेगा, प्लस रेजिस्टेंस फोर्स की लड़ाई, रेजिस्टेंस फोर्स, इसकी बात, ये क्या लिखोगे, ये क्या लिखोगे, देखना ध्यान से, इसमें मजे से अगर कोई बुद्धि लगा दे, रेजिस्टेंस फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा। मान लो तुमको नहीं समझ में आ रहा रेजिस्टेंस फोर्स का डायरेक्शन, तो तुम सोचो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सोच के देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगा लूं, तो मैं ऐसे ही कह दूंगा कि ये फोर्स निगेटिव आएगा, लेकिन मान लो मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा भाई देख रेजिस्टेंस फोर्स F हो गया, और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट मात्र x है, ये दोनों मिलके इधर कोई चेंज करने वाले हैं। ऐसे बुद्धि तो ये कहती है, बुद्धि क्या कहती है कि ये F को पक्का निगेटिव होना पड़ेगा। सोच के देखो, ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो सैंड इसकी स्पीड को कम ही तो करेगा, ये निगेटिव होगा। अरे नहीं समझ में आएगा दोबारा समझा दूंगा अगले दिन, टेंशन नहीं है, तुम सुनते जाओ। अब जरा देखना क्या कहानी बनी है। देख भाई, एक तो आ गया प्लस mg h प्लस एक्स, दूसरा देख, अगर रेजिस्टेंस फोर्स को निगेटिव यहीं लिख दिया तो F रेजिस्टेंस फोर्स, अच्छा उसके बाद से उसका डिस्प्लेसमेंट x बराबर, अब जरा सोच, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी जीरो भाई, काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी जीरो। तो यहां से कोई कहे कि रेजिस्टिव फोर्स कितना हुआ, तो तुम कह दोगे भैया ये तो mg h प्लस एक्स, और नीचे कितना हुआ x, सीधा तुम उसको ये कह सकते हो। अब तुम बोलोगे यार आपको कैसे पता चला ये निगेटिव होगा, तो बोलो ठीक है भाई, तेरे को दिक्कत है तो तू प्लस करके जोड़ ले भाई, फिर यहाँ साइन में निगेटिव आ जाएगा, बात तो वही है, कोई टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारी जैसी इच्छा, बात फील आनी चाहिए। बोलो 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 बोलो, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बोलो 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 बोलो। यस सर, 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 सही है, सही है। अब जरा देखो, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुमको ये चीज तुम्हारे मन में आ जाए कि भाई मेरे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी, पहली बात भूलना नहीं है। अच्छा एक काम करता हूं मैं, देखो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं कि भाई आज हम क्या चाहते हैं, क्या सीखा अभी तक का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे अच्छा उपाय है। ये कहता है W ऑल बराबर डेल्टा के। कुछ कमजोर बच्चे, तुम्हारे जैसे नहीं, बिल्कुल नालायक टाइप के जो बच्चे होते हैं, वो कहते हैं W बराबर डेल्टा के, महागलत। W ऑल बराबर डेल्टा के, जितने भी फोर्स हैं सबने काम किया होगा, सारे के काम को जोड़ो, तब उसको काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात करो। काइनेटिक एनर्जी के चेंज का सीधा मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू में से काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू को घटाना, काइनेटिक एनर्जी की फाइनल में से काइनेटिक इनिशियल को घटाना। लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसे लिख सकता है। ये बात हो गई। अच्छा अब समझना, ये ऐसा फॉर्मूला है जो ऑलवेज वैलिड होता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कोई नौटंकी नहीं चलती इधर, हमेशा वैलिड होता है, हमेशा काम आता है। जब भी तुम देखना तुमको लगे कि वेलोसिटी वगैरह में चेंज हो रही है, तुरंत इसको लगा देना, काम हो जाएगा। अब मैं तुमको इसका सिग्निफिकेंस अगली क्लास में सिखाऊंगा, तुमको लगेगा अच्छा वो जो अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करते हैं, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन बनाते हैं, सब यहीं से निकल के आता है,
सब का सब यहीं से निकल के आता है। इसीलिए इसकी बड़ी मतलब रिस्पेक्ट करने की जरूरत होती है इस फॉर्मूले की। तो आपको इसका यूज करना प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। फिर मोमेंटम वाले जो सवाल आए थे, उसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। एक तो वो बात समझ में आनी चाहिए कि मेरे पास जो k आया था वो आया था पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये हमको याद होना चाहिए। इस पे परसेंटेज वाले सवाल करने आना चाहिए, इस पे 5% से कम और 5% से ज्यादा वाला, ये सारी बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो अब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। अब अगली क्लास में सिर्फ और सिर्फ इस पे अब न्यूमेरिकल होने हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल होगा तब मजा आएगा। अच्छा, लोग सिलेबस की बात कर रहे थे, सिलेबस में अभी थोड़ा सा विचार करके आपको सिलेबस बताऊंगा। और टेस्ट दिन में होगा, सारा सब लोगों का दिन में ही होगा, रात को आपको आराम मिलेगा। टेस्ट में सिलेबस में मैं थोड़ा अभी विचार करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा सिलेबस क्या अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आज तक जो पढ़ाया गया वो तो आएगा ही आएगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ाया गया है वो आएगा, और वर्क पावर एनर्जी में जो पढ़ाया गया है वो आएगा। देखता हूं मैं क्या होना चाहिए बढ़िया सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। मैं चाहता हूं आपका पूरा वीक में जो आप पढ़े हो रिवाइज कर लेना, पूरा वीक में जो पढ़े हो रिवाइज करके तब तरीके से बात बनेगी। ठीक है, दैट्स ऑल। सो जाइए, खाना पीना खा के दूध पी